हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। ये क्लास 12 का हिंदी का पेपर हुआ था। इसका कोड ये वाला आप देख सकते हैं, सेट नंबर 1 है। तो यहाँ पर मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। एक बात आपको पहले बता दूँ कि ये जो आंसर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये सीबीएसई द्वारा ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये पैसेज आई थी, ठीक है। थोड़ा डीपली था, जिसने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके इसे पढ़ा है करा है तो अच्छे से उसने आंसर इसका दिया होगा, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना था। तो ये बोला वर्ष 2024 का पृथ्वी दिवस किस पर केंद्रित था। तो यहाँ पर लिखा है इस वर्ष का पृथ्वी दिवस पर्यावरण के आगे प्लास्टिक से उत्पन्न खतरे पर केंद्रित था, यानी कि प्लास्टिक पर, ठीक है। तो प्लास्टिक पर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसका आंसर बी था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट था कि गद्यांश में प्रयुक्त सभी लोग जाग जाएं का आशय क्या है। तो सभी लोग जाग जाएं, यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर सभी लोग जाग जाएं, यहाँ पर पोइट जो है वो कहना चाहता था, इसको अगर हम पढ़ते हैं कि वो सभी लोगों को पृथ्वी की रक्षा के लिए सचेत करना चाहता है, इसलिए इसका आंसर ए था, ठीक है। फिर ये कह रहे पृथ्वी की माँ से तुलना का क्या आधार है। माँ से तुलना ये कि जैसे माँ बच्चे का पालन पोषण करती है ना, तो ठीक उसी के भाव को यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है कि पालन पोषण का गुण के आधार पर यहाँ बताया गया। फिर कह रहे प्रकृति के प्रति गांधी का क्या दृष्टिकोण। तो अगर किसी बच्चे ने जैसे यहाँ पर ये पूरा बताया तो इसको इसके नंबर मिलेंगे यहाँ तक। बाकी टू द पॉइंट भी लिखने वाले बच्चे लिखते हैं, लेकिन मैं पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर बढ़ती आबादी में या बढ़ती आबादी के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। तो 5 पॉइंट पर यहाँ पर जैसे किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि प्रदूषण और प्राकृतिक सुन के दोहन की गति भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये जैसे किसी बच्चे ने पूरा लिखा है, बाकी अगर उसने कुछ अपने पॉइंट से लिखा है तो भी यहाँ पर उसे नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। मेन तो यहाँ था, फिर थोड़ा और ऐड कर दे, वो अपने पॉइंट अपने हिसाब से बता दे, ठीक है, कि भाई क्या क्या नुकसान होगा। फिर यहाँ पर शिक्षा की गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच के अंतर को उदाहरण से आपको बताना था। तो यहाँ पर लिखा है कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा ये हो गए आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। तो आपको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा कि गैर नवीकरणीय में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपको बताना है। और नवीकरणीय में कौन आएगा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इस तरीके से आपको पॉइंट्स में लिखते हैं। तो 2 तरीके से, अब किसी बच्चे ने लिखा तो उसको इसमें भी मार्क्स मिलेंगे। देखो कितने मिलते हैं, सीबीएसई क्या करेगी, ठीक है ना। फिर ये कह रहे हैं प्रकृति की रक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्यों है। तो ये 7वां पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ये मनुष्य भौतिक सुख भोगने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करता रहता है, जिससे इसकी जैविकता को भारी नुकसान पहुंचता जा रहा है या पहुंच रहा है। और धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए धरती और पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर इसमें बताना चाहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कविता है। ये कह रहे जहाँ भूमि पर पड़ा कि सोना धसता, चांदी धसती, मतलब सब बड़े बड़े जो भी है ना सब धस जाते हैं। इस धरती पर कोई भी चीज बसती नहीं है, सब नश्वर है, ऐसा भाव यहाँ पर आ रहा था। ये पूरा पढ़ के अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। धसती ही जाती पृथ्वी में बड़ों बड़ों की हस्ती। पंक्ति का कैसे बड़ों बड़ों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो जैसे पृथ्वी में बड़े बड़े समाज जाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और पृथ्वी में सब कुछ नश्वर है, ये भी भाव पता लग रहा है। तो ये हमें जो ऑफिशियल आंसर की उसमें देखना पड़ेगा कि क्या है। वैसे बेस्ट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। और शक्तिहीन का क्या अष्ट होगा। देखो जो शक्तिहीन होंगे उनका तो अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। देखो शक्तिहीन जो हुआ कि बैठा होकर आसन मारे, खा जाते हैं उसको मिट्टी के ढेले दर, मतलब इंसान खत्म कर देता है, तो ये अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसका आंसर ये है। फिर यहाँ पर कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाले कथन कौन से हैं, जो मतलब ये किसको बताना चाहती है। ये बता रहे कि संसार में जीने के लिए शक्तिशाली बनना पड़ेगा और हार मानने वालों के लिए मातृभूमि मरण भूमि के समान हो जाती है। तो इसके दोनों आंसर ठीक है, तो इसका आंसर सी है। फिर अपने को विद्रोही कौन और क्यों मानते हैं। हम ही मानते हैं अपने आप को, क्योंकि हम ही जो है बहुत से मतलब जैसे विद्रोह कर देते हैं या कुर्बानी देकर हम जड़ के में जीवन ला देते हैं। और जिस प्रकार से बच्चे ने भाव लिखे हैं वो उसके हिसाब से सीबीएसई देखेगी। फिर इस काव्यांश के माध्यम से क्या सीख दी गई है, मतलब हमें क्या दी गई, वही कि शक्तिशाली बनो, ठीक है। अपना बना बना के इसमें आपको बताना था, ठीक है। और आपको मतलब अपनों को मजबूत बनाना है, इस तरीके का भाव बच्चे को बना बना के इसमें लिखना है। फिर गुरु गर्जना करने वाले बादलों का वृक्षों के मस्तक पर अभिषेक करने का क्या मतलब। जो शक्तिशाली होते हैं लोग उसका स्वागत करते हैं,
ठीक है, लोग उसके आगे झुक जाते हैं। ठीक है, गुरु गर्जना स्वर भरता है, विद्रोही मस्तक पर वह अभिषेक किया करता है। तो यहाँ पे अपने आप बताना था उसका भाव क्या कहना चाहता हूँ। फिर ये बुक के क्वेश्चन आंसर थे, जो मतलब जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब है ना उसमें से। ठीक है, फिर ये आपको दो प्रश्न इसमें से करने थे। ये भी अगर जिन्हें सपोर्टिव मटेरियल से करा तो उसकी इसमें हेल्प मिल गई होगी। फिर एक विषय पर आपको रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से अपना बना बना के लिखना था। फिर यहाँ पर दो प्रश्न करने थे आपको। फिर उसके बाद ये आपकी बुक में से खंड का है। ठीक है, तो ये भरत जी का किस तरीके से जब वो जाते हैं और बताते हैं कि राम जी कितना प्रेम उनसे करते हैं, और वो राम जी जो है वो वनवास में चले गए हैं और भरत जी अब उनको लेना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, लेकिन वो बोले कैसे। तो कबू ना कीना मोर मन भंगू, इसका क्या मतलब है। तो मतलब मेरे मन को कभी उन्होंने भंग नहीं करा, कभी मन को उन्होंने मतलब जो वो कहते हैं ना, मतलब वो मेरे लिए हर बार कर देते हैं। मतलब यहाँ पर भरत जी का जो है ना बताना है कि मतलब मेरा हारा हुआ खेल हर चीज मुझे जिताते हैं। ठीक है, और कभी भी उन्होंने मेरा मन जो है ना तोड़ा नहीं उन्होंने। मतलब वो मन तोड़ने का मतलब ये है कि मतलब हर बात उन्होंने भरत की रखी है ना। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वो उनका मन को कभी तोड़ेंगे नहीं, है ना। तो मतलब राम उनके आग्रह पर अयोध्या भी लौट चलेंगे, लेकिन वो कहें कैसे। फिर नेक्स्ट है राम की किस प्रकृति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इसके हिसाब से तो प्रेम भाव है ना। तो यहाँ पर प्रेम पूर्ण होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड। तो भरत ने राम के सम्मुख कभी मुंह नहीं खोला, कारण यह था कि शिष्टाचार की परंपरा रहे कि बड़ों के सामने विनम्रता का व्यवहार किया जाता। तो दोनों ठीक है, तो इसलिए आंसर कहेगा डी। फिर भरत ने राम के स्वभाव की किस विशेषता को उल्लेख किया है कि अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, सी। फिर पुल की सरी स्वभाव है ठाड़े, पंक्ति के माध्यम से किसकी अनुदेशा का वर्णन है, ये भरत की है। ठीक है ना। फिर ये आपके बुक में से क्वेश्चन है। ठीक है, ये बाकी पेपर दिखा दूं मैं। फिर ये पैसेज है। तो लेखक के पिता में किसकी रुचि थी, तो हिंदी फारसी भाषा की उक्तियां मिलाने में। ठीक है ना, डी। यहाँ पर देखो ये लिखा, उक्तियों के साथ मिलाने में बड़ा आनंद आता था। फिर गद्यांश में रामचरितमानस और रामचंद्र जी को उल्लेख क्यों किया गया है। अब देखो, अगर हम जैसे साहित्य कल्चर के हिसाब से देखें तो इसका डी आंसर होना चाहिए। पर अगर घर के अंदर है तो धार्मिक वातावरण, तो बेस्ट आंसर मुझे डी लग रहा है। आपने क्या लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर थर्ड आंसर है लेखक के मन में भारतेंदु के संबंध में मधुर भावना जागने का क्या कारण था। ये बचपन में हरिश्चंद्र के नाटकों का मंचन देखे करते थे ना, इसलिए ये यहाँ पर उसने उन्हें पता नहीं था, तो उसी से ही मतलब जो हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र उन्हीं से देखते थे, तो उनके मन में भाव आया। तो डी होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि अवस्था का अर्थ क्या है। तो देखो यहाँ लिखा है मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, यानी कि मेरी आयु 8 वर्ष की थी, है ना। मेरी हालत थोड़ी, तो आयु आएगा। फिर यहाँ पर ये दोनों से ये व्याख्या भी सी डी हो गया। बाकी आप सारा देख सकते हो। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।